सबसे पहले आएगा डेफिनेशन। देखिए मैं इसमें कोई डेफिनेशन बुक वगैरह में कुछ नहीं दिया है, लेकिन एच डी यादव का जो सॉल्यूशन है मैं उसको शुरू करने से पहले आपको परसेंटेज के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि परसेंटेज से अब जो आने वाले 4 या 5 पार्ट हैं वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड होंगे, तो परसेंटेज पूरा आना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है मैं बताता हूँ। प्रतिशतता है ना, प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति मतलब आपने देखा होगा एक आड़ा डंडा होता है ऐसा, ठीक है, और बटे में 100, शत मतलब 100, मतलब, या फिर आप देखेंगे परसेंटेज, ठीक है, तो पर और सेंटेज, सेंट मतलब होता है सेंचुरी मतलब शतक, 100, ठीक है। तो 100 पर हम जब कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। ये छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। अब हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करेगी वो करेगी फ्रैक्शन वैल्यूज़। तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ जो हैं वो आपको अपने मुंह पर याद होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चंस दिखे आपको, आप मेंटली कर पाएंगे जब आपको ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद होंगी। 1/16 तक काफ़ी है, इतनी आप याद कर लोगे तो लगभग 99% आपका परसेंटेज कवर हो जाएगा। अब वो कैसे कवर होगा वो तो मैं कंसेप्चुअल आपको समझाऊंगा सारे क्वेश्चन में, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यूज़ पता होना चाहिए, तो आपका कम से कम 99% टाइम जो है एग्जाम में वो बच जाएगा। तो देखिए 1 का वैल्यू होता है हमेशा 100%। 1 को मैं 100% मान के चलूँगा हमेशा, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं होगा मैं वहाँ 100% मानूंगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है। और 1 को क्या मानते हैं हम? 100%। जब 1 100 होगा तो 1 का आधा कितना होगा? 50%, ठीक है। ये आप नोट कर लें बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। 1/3 कितना होता है? 33 इंटीजर 1/3%, या 33.33%, ये दोनों लिखना है आपको, ठीक है। 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होगा 16.66%, या 16(2)3%। इस तरीके से भी आता है ये कई बार क्वेश्चन में, और ऐसे भी आता है, ठीक है। दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। 1/7 होता है 14.28%, ठीक है। ये 7 दूना 14, 7 चौक 28, 14 का डबल। ये फ्रैक्शन वैल्यूज थोड़ा आपने जैसे याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। 1/8 होता है 12.5%, ठीक है, 12.5%, या ऐसे भी दे देगा वो कई बार 12 सही 1/2%, ठीक है। तो ये पता चलना चाहिए आपको। 1/9 होता है 11.11%, 1/10 होता है सिर्फ 10%, 1/11 होता है 9.09%, 1/12 होता है 8.33%, ठीक है। 1/13 जो होता है वो होता है 7.69%, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। 1/14 होता है 7.14%, 1/15 होता है 6.66%, और 1/16 जो होगा वो 6.25% होगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे देखिए 1/3 ये हो गया, तो 2/3 कितना होगा? तो आप सिंपली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो 1/3 होता है 33.33, तो 2/3 कितना होगा? 66.66। देखो यार यहाँ 1 था, यहाँ 2 आ गया, मतलब हमने 1 में कितने का गुणा कर दिया? इस 2 का। तो 2 का गुणा इस पूरे नंबर में कर दो, तो देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 6, देखो सब जगह 6 आ गया ना, नीचे 3 है तो वो तो है ही सही, ठीक है। अब देखना है 1/4 25% है, तो 2/4 कितना होगा? 2/4 को जब सोल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 कितना होता है? 50%। जब यहाँ बात करेंगे 3/4, 3/4, किसी भी चीज़ का 3/4 होता है 75%, सॉरी। देखिए 1/4 हुआ 25%, तो 3/4 कितना होगा? तो देखो 1 से 3 हुआ, कितने का गुणा हुआ? 3 का, तो 25 में 3 का गुणा कर दिया तो 75 आ गया है, ठीक है। अब 4/4 सॉरी 4/4 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, और 1 होता है 100%। आगे देखेंगे तो 5/4, तो ये होता है 125%। जितनी फ्रैक्शन वैल्यूज लिख रहा हूँ ना, ये सारी लाइन बाय लाइन आपको नोट्स में लिखना है, और नोट्स बनाते जाना है आपको इनके, ठीक है। 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%, और 5/5 तो होता है 1, और 1 होता है हमेशा 100%। देखिए यहाँ 1/6 हो गया, ये इतना आप आगे ये नहीं पूछेगा। 1/7, हाँ ये 2/7 ये जरूर आता है कभी कभी, 2/7 आता है ये, ठीक है। तो 14 दूना होता है 28,
और 28 दूना होता है 56, 28.56। 1/8, हाँ ये आता है, ये आपको याद रखना है 1/8 का। देखिए 1/8 होगा, फिर होगा 3/8, काफ़ी आता है। 3/8 कितना होता है 37.5 डिग्री, ठीक है, सॉरी डिग्री नहीं, सेंटीग्रेड, अरे सॉरी परसेंटेज, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलिए अगला 5/8, फिर आता है 5/8, ठीक है। 5/8 होता है 62.5, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1/16 होगा 6.25 और ये होगा 62.5, मतलब 625 यहाँ भी है, 625 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 6.25 ये वैल्यू और ये 62.5 है, ठीक है। बस ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको सबसे पहले नोट करना है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे सर ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ठीक है। उनको पता तो होता है कि 1/9 में सवाल आता है, लेकिन पता ही नहीं रहता है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि वो प्योर हिंदी मीडियम के पढ़े रहते हैं और इंग्लिश में उनको छोटे छोटे वर्ड भी उनको इंग्लिश में नहीं आते हैं। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि उन्होंने पूरी हिंदी में ही पढ़ा है मैथ्स अभी तक, तो इंग्लिश के टर्म वो नहीं जानते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। परसेंटेज बढ़ना और घटना कैसे होता है, तो ये सिंपली एक फार्मूले पे होता है। बस ये फार्मूला आपको याद रख लेना है, सिंपल है, a + b + AB/100, ठीक है। मैं काफ़ी वीडियो में करवा चुका हूँ, ये आपको याद रख लेना है। अब ये कैसे है देखिए यहाँ पर a है, एक b है, मतलब दो वैल्यूज़ दी हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज़ होंगी, एक बढ़ेगी या घटेगी, दूसरी भी बढ़ेगी या घटेगी। अब वो कुछ भी हो सकता है। और देखो हाँ ये फार्मूला ये नहीं, एक्चुअली a +- यहाँ भी +- को, अब ये कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पर भी आगे है +-, ये फार्मूला ऐसा है, +-a +-b ++ AB/100। अब जैसे मान लो कोई नंबर दिया है कि पहली संख्या अगर 10% बढ़ी और दूसरी संख्या जो है वो 10% घटी, ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या हुआ। तो जब दो नंबर दे देगा ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तब हम इस फार्मूले का डेफिनेटली यूज़ करेंगे, ठीक है। और लगभग बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ साथ बड़े बड़े जो कोचिंग के टीचर्स हैं वो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाता है, वरना आप x मान के करते ही जाओगे इसको, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, a + b + AB/100 और +- सब दूर है ये, ठीक है। तो कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा। चलिए हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज फास्ट। हाँ, परसेंटेज को आप फास्ट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा इसके बारे में कि हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे जल्दी से, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझना, अगर एक सवाल आता है कि 100 का या 1000 का 10% बताओ, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 10% का मतलब तो एक संख्या को छुपा दो, इसको छुपा दो, तो कितना बचा 100, तो इसका आंसर कितना आ गया 100, ये इसका 10% हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 1000 का 1% बताओ तो कितना होगा, तो देखिए 10% मतलब एक नंबर छुपाना, जब 1% की बात करें तो एक और जीरो छुपाना, तो ये कितना बचा सिर्फ 10, मतलब जब 1000 का 1% कितना होगा, सिर्फ 10 होगा, ठीक है। जब 10% निकालने की बात हो तो एक ज़ीरो छुपाएंगे, और जब 10% के निकालने की बात हो तो 2 जीरो छुपाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो 1000 था, लेकिन कई बार नंबर आता है जैसे 1238 का 10% बताओ, अब यहाँ पे तो जीरो नहीं है, तो फिर यहाँ क्या छुपाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पे जीरो नहीं हो तो आपको क्या करना है, ये जीरो हटाना है और यहाँ दशमलव लगा देना है। मतलब इस 1238 का 10% कितना हो गया, 123.8, ठीक है। तो देखिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स आपको। जैसे अगर कुछ क्वेश्चन आता है 450 का मान लो 42% आ गया कि 42% बताओ, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता था कि 450 का 42%, 42% मतलब होता है 42/100, ठीक है। और हम इसको सोल्व करने बैठते थे, ये 0 से 0, 5 दूना 10, 5 9 45 और 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189। एक तो ये तरीका था, है ना। लेकिन ये जो तरीका है वो काफ़ी बड़ा है, अब हम इससे नहीं करेंगे, अब इसको हम शॉर्टकट करना शुरू करेंगे। देखिए 42 को आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है, इसको आप लिख सकते हैं 40 और ये 2,
ये दिमाग में आपको फट से दिमाग में आ जाएगा ना। 42 को देखते 40 और 2, और 40 में भी आप 10 निकाल सकते हो बाहर, ठीक है, 10 बाहर निकाल दो तो 10% देखोगे इस नंबर का तो 45 होगा। देखिए 10% कितना हो रहा है यहाँ पे, 450 का 10%। देखो इस 40% को भी क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, 10% प्लस 4% प्लस 2%, 10 और 40 और 2 42%, इसे लिख सकते हो ना आप। तो देखिए 450 का 10%, अभी मैंने बताया क्या करना है, जीरो छुपाना है। तो 10% कितना हो गया, 45। ये 10% हो गया 45, है ना। अब हमें चाहिए 4%, तो 4% के लिए हमें 1% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही देखने से हमें पता चलेगा कि 1% क्या होता है। देखो 1% जब जीरो होता दो तो हम 2 जीरो हटाते, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। तो कितना हो गया 4.5। देखो यहाँ अगर जीरो लगेगा तो ये कितना होगा 4.5, मतलब 1% कितना होता है, यहाँ पे ही देख लो। चलो ये जीरो हटाओगे तो यहाँ कितना होगा 4.5, ठीक है। जब 1 है 4.5 तो 2 कितना होगा 9, और हमें चाहिए 4, तो 2 का डबल कितना होगा 4, है ना। तो 9 का डबल कितना होगा 18। अब हमें चाहिए 10, 4 और 2 की वैल्यू, तो 10, 2 और 4, 10, 4, 2 यही ना, तो 45, 9 और 18, ठीक है। तो सॉरी ये 10, 4, 10 में 4 का मल्टीप्लाई करना है तब जाएगा 4 आएगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब ऐसे तो हम मल्टीप्लाई करने से न रहे, ठीक है। तो हम इजीली कैसे सोल्व करेंगे इसको मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। देखिए इस तरीके से नहीं करेंगे हम, ये लिखना कुछ भी नहीं है आपको। देखिए दिमाग में देखेंगे जब आप इस 40 को, ऐसे लिखना भी नहीं है हमें ये, ठीक है। हम इजीली में जो चीज़ें आपको समझना है मैं वो बताता हूँ आपको। आप इजीली कैसे कैलकुलेट, देखो थोड़े प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो इससे आप काफ़ी जल्दी कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं बिगड़ेगा इसमें, ठीक है। इसका 10% होता है 45, और मुझे चाहिए 40%। 10% 45, तो 40% कितना होगा, 45 चौक 180, 45 दूना 90, तो 90 दूना 180। ये सिंपली कैलकुलेट कर लिया। अभी ये तो 40% आया है, अभी सिर्फ ये 40% है 180, 2% और, तो 1% है 4.5, तो 2% फिर से 2% कितना होगा 9, तो 180 में 9 जोड़ दोगे तो 189। ये सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो, और वो भी मेंटली, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा डिटेल में बताता जाऊंगा कंसेप्ट इसका कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की जाती है। यदि उसकी मजदूरी पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने % वृद्धि करना होगी। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से बताऊंगा, एक शॉर्ट मेथड है और एक अल्ट्रा शॉर्ट मेथड है, मतलब एक छोटी से भी बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट मेथड जो है वो कंसेप्चुअली है पूरी, ठीक है, कंसेप्चुअली। अब इसमें कंसेप्ट आपको ये समझना है कि मान लो एक, देखो हाँ एक चीज़ ध्यान रखना आप, अब हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI और ये परसेंटेज। चारों चैप्टर में मैं 100% मानूंगा हर एक संख्या को, ठीक है, और 100% मानूंगा मैं, ठीक है। हर संख्या को 100% मानूंगा तो सोल्व करना ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो 100 मानकर ही मैं सोल्व करूंगा, तो डाउट नहीं आना चाहिए कि 100 कैसे मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। मैं शुरू से ही बता देना चाहता हूँ आपको, ताकि बाद में आप अचानक से सरप्राइज ना हो जाए कि हैं 100 कैसे होती है, ठीक है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखिए चलो शुरू करते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की जाती है, तो मान लो उसकी जो मजदूरी है वो कितनी मानी मैंने, 100%, ठीक है। उसकी मजदूरी कितनी मान ली मैंने, 100%। अब ये बोल रहा है कि उसकी मजदूरी में 20% की कटौती कर दी, तो 20% की कटौती करने के बाद वो कितनी बची, अब 80%। ये लिखना नहीं है, ये दिमाग में आना है आपको, वो दिमाग में आता ही है आपको, ठीक है। 100% थी, उसकी 20% की कटौती कर दी तो बची कितनी, अब 80%। और ये बोल रहा है कि यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, देखो पहले 100 थी, अब कितनी हो चुकी है 80, है ना। तो 100 से 80 हो चुकी है, और ये बोल रहा है कि ये जो मजदूरी है इसको पुनः पहले की तुलना पहले जैसी करना है, मतलब पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, मतलब इस 80 को 100 के बराबर लाना है, तो 80 को 100 करना है, ये समझना। तो उसमें कितना % की वृद्धि करना पड़ेगी। देखो 100 से कमी करी हमने तो 80 हो गया, लेकिन अब 100 में कितने की वृद्धि करें, कितना % की वृद्धि करें कि 100 आ जाए, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है इसका। तो देखिए यहाँ पे समझना, पहले कोई चीज़ 100 थी वो 80 हो गई,
लेकिन अब 80 से 100 करना है, ठीक है। तो 80 से 100 करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20। 80 से 100 करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20। और 20 बढ़ाना पड़ेगा किससे? अभी कितनी है? अभी 80 है ना, तो 20 बढ़ाना पड़ेगा 80 से। 80 से 20 बढ़ाएंगे तभी तो 100 होगी। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 100% की। अब ये 100 नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, ये 100% लिखा है। ये एक्चुअल जो हमने मानी है वो कि ये 100% ये वाला, ठीक है। तो 100% हमेशा हम सवाल में निकालेंगे हर चीज़ की 100%, मतलब पूरी वैल्यू। ये वाला 100 नहीं है, हर बार मैं 100, कहीं कहीं सवाल के अकॉर्डिंग मैं नंबर भी मानूंगा कि 40 है, कहीं 80 मान लूँगा, कहीं 120 मान लूँगा, है ना। हर बार 100 मान के भी नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर अगर 180 होगा तो मैं 180 को पुट नहीं करूँगा, मैं वहाँ 100% ही निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए 80 से 100 करना थी तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ी? 20। और 20 बढ़ाना पड़ी किससे? फिलहाल तो 80 है ना उसकी सैलरी, तो 80 से, तो 80 से 20 बढ़ाना पड़ेगी। तो 100% कितना होगा? तो 20 चौक 80 और 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो ये हो गया 25%। मतलब उसकी सैलरी कितना बढ़ाना पड़ेगी? तो आंसर आ जाएगा 25%। लेकिन ये तो पूरा कंसेप्चुअल है, आपको समझाया मैंने। अगर इसको अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चंस को आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में क्या हो रहा है? 20% की कटौती हो रही है। तो 20% की वृद्धि हो या 20% की कटौती हो, आपको 20 लिख देना है। और ये क्या बोल रहा है कि 20% की कटौती हो गई, तो 20% की कटौती मतलब ये जो नंबर है उसको 100 में से घटा देना है। 100 में से घटाओगे 20 तो कितना बचेगा? 80। तो 100 निकाल दो, तो 20 चौक 80, 4 से 100 कटेगा 25 बार, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। लेकिन ये तरीका बेस्ट है, ये तो रटने वाला प्रोसेस हो गया ना एक प्रकार से, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड है लेकिन ये तो रटने वाला हो गया। और हाँ, आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको राय दूंगा कि आप ये फॉलो करें, ठीक है। ये पूरा कंसेप्चुअली है, कई बार सवाल काफ़ी बड़े होंगे तो वहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये अल्ट्रा शॉर्टकट वाला मेथड फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ये भी आना चाहिए, ठीक है। सवाल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को हम करते जाएंगे। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 33.33% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज़्यादा है? देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं कहता हूँ कि कोई बाल्टी 3/4 भरी है ना, कोई बाल्टी 3/4 भाग भरा है, या किसी बाल्टी का 3/4 भाग भरा है, तो कितना भाग खाली है? मुझे खाली निकालना है, उसमें से खाली कितना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी 3/4 भाग भरा हो ना, तो ये जो 4 होता है वो कुल होगा, कुल भाग होगा, और 4 में से ये जो 3 भाग है वो क्या होगा? भरा होगा। ये चीज़ समझना है कि 3/4 भरी है ना टंकी, तो इसका मतलब ये है कि कोई टंकी 3/4 भाग भरी है, मतलब 4 कुल भाग है उसमें से, और 3 भाग भरा है, इसका मतलब 4 में से 1 भाग खाली है। ये समझ में आया होगा आई थिंक आपको कि 4 कुल है, उसमें से अगर 3 भाग भरा है तो 4 में से 1 भाग क्या है? खाली है। यहाँ कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक ए है एक बी है, दूसरा तरीका भी बताऊंगा वो अल्ट्रा शॉर्ट वाला, ठीक है। यहाँ समझना। अब यहाँ अल्ट्रा वाले में आप फेल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ समझना काफ़ी ज़रूरी है। ए का जो वेतन है वो बी से ए का जो वेतन है वो बी से कितना कम है? 33.33, मतलब 1/3 कम है। अभी फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ी है, मैंने अभी जस्ट लिखवाया है कि यहाँ लिख रहा हूँ 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 33.33, या 33 सही 1/3%, यही तो बताया था मैंने अभी आपको। और यहाँ पे 33.33% है ना। जब 1 में 3 का भाग दूंगा तो यही आएगा, मतलब 1 नहीं होता एक्चुअली, ये 1 नहीं होता, ये 100 होता है, ठीक है। 100 में 3 का भाग दूंगा तो ये आएगा, ठीक है। तो ए की सैलरी, ए का जो वेतन है वो बी से इतना कम है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 3 से कटने वाला नंबर कोई भी मान लेता हूँ ना मैं यहाँ पे। तो मैं मान लूँ कि इसका जो वेतन है वो 3 ही है, 3 से 3 कटता है ना, और ये जो वेतन है ए का वो इससे 1/3 कम है, मतलब 3 का 1/3 कम है। तो 3 से 3 कट गया तो कितना बचा? 1, मतलब 1 कम है। तो 3 से 1 कम करोगे तो कितना बचेगा? 2। समझ में आ रहा है ना?
ये 2 कैसे हुआ, ये 3 कैसे हुआ, ठीक है। अब देखना, तो बोल रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। और 1 ज़्यादा है किससे, ए के वेतन से। अरे बी का वेतन ज़्यादा है किससे, ए के वेतन से, तो 1 ज़्यादा है किससे, ज़्यादा है ए के वेतन से, और ए का वेतन है 2, तो 100% कितना होगा, समझ में आया होगा ना आई थिंक आपको। ये 2 से 100 को काटोगे तो 50%, यहाँ होगा आपका आंसर ये, ठीक है। ये तो मेरा वाला मेथड है। अब अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड जो कि बिल्कुल घटिया है, कई बार सवाल को काफ़ी जल्दी कर देगा लेकिन कई बार उलझा देगा। देखिए ए और बी के वेतन से इतना % कम है, तो देखिए हमें कुछ नहीं देखना है, बस हमें ये देखना है कम है, तो यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा 33.33 और बटे 100 में से घटाना है अब 33.33, जो भी आए गुना 100, तो आपको ये घटाना पड़ेगा, काफ़ी समय लग जाएगा और अब ये मेथड जो है वो फेल हो जाएगा। और मैं इसको आपको नहीं बोलता हूँ कि इस मेथड से करें आप, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में सवाल आ जाएगा ना तो ये मेथड किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये मेथड फॉलो करें आप, इससे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए मैं कुछ शुरू के 5 या 7 क्वेश्चंस को आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाए। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन तक हैं वो मैं पूरी रफ्तार से चलूँगा और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चन तक में आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और बाकी के क्वेश्चंस को आप देख देख के फटाफट समझने लगेंगे। देखिए एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। देखिए मान लो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक है। मतलब ये 10 भाग जो है वो कुल है और 1 भाग क्या हुआ है, घटाया गया है ना, घटाया गया है ना ये 1 भाग। तो 10 भाग था, अब 9 हो गया है, मतलब ये कितने की कमी हो गई, 10% की। अरे 10 का 10% कितना होता है, देखो ये नंबर छुपा दो, ये 0 छुपाओगे तो कितना आएगा, 1, मतलब 10 में से 1 कम हुआ है, कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। यही तो हुआ है, 10% घटाया है। दूसरा वाला मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए, मतलब वापस उसको जो है वही करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कोई चीज़ 10 से 9 हो गई, वापस उसको 10 करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 9 से कोई चीज़ 10 करनी है 1 बढ़ाना पड़ेगी, ये तो क्लियर है ना। कोई चीज़ का भाव 9 रुपये हो गया तो उसको 10 रुपये करना है तो 1 रुपया भाव बढ़ाना पड़ेगा, और 1 रुपया भाव बढ़ाना पड़ेगा किससे, अभी कितना है वेतन 9, मतलब 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा 9 से, तो 100% कितना होगा, तो 100 में जब 9 का भाग देंगे तो 11.11, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, याद रखना पड़ेगी आपको, या फिर भाग देने बैठते रहोगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11.11, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा तरीका, ये बोल रहा है कि 10% घटाया तो 10 लिख दो, ठीक है। अब 100 में से ये 10% घटा के लिख दो तो 90 बचा इंटू 100, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 100 में 9 का भाग देंगे तब भी 11.11%। तो देखिए कहीं कहीं ये कंसेप्ट ठीक है लेकिन हर जगह ये कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 12.5% बता दूंगा कि 12.5% घटाया गया वस्तु का दाम, तो ये तरीका फेल हो जाएगा। फेल नहीं होगा एक्चुअली, इससे भी आंसर आएगा लेकिन समय काफ़ी लग जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके को फॉलो करें और ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई, उसको मूल कीमत पर लाने हेतु कितने वृद्धि करनी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भी 10% था, यहाँ पे भी 10% है, ठीक है। तो कोई चीज़ मान लो 10% घटा दी गई, तो मान लो उसका मूल्य 10 था, 10% घटाने के बाद 9 हो गई, ठीक है। वापस उसको पहले 10 करना है तो 1 बढ़ाना पड़ेगा अब 9 से, तो 100% कितना होगा 11.11, ठीक है। एक वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया गया, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितना % बढ़ा। देखिए एक वस्तु पर 10% जो टैक्स है वो 10% कम कर दिया गया। मान लो वस्तु कितने रुपए, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं आप, एक तो फ्रैक्शन वैल्यू से, एक 100 मानकर। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर 10% कम कर दिया, वो कितने की हो गई 90 की। आप एक इस तरीके से कर सकते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब कोई चीज़ 10 रुपये की थी उसको 1 कम कर दिया तो वो कितने की हो गई 9 की, मतलब 10 रुपये की चीज़ अब कितने की हो गई 9 की। 10 9 मानो या 100 90 मानो, बात वही है। 0 से 0 काटोगे तो 10 9 ही आएगा, ठीक है।
लेकिन दोनों तरीके पता होना चाहिए। अब ये बोल रहा है यदि आय वही बनी रहती है, मतलब जो उसकी आय थी वो वही बनी रहेगी, तो इस वस्तु का उपभोग कितना परसेंट बढ़ेगा। मतलब वापस उसको कहने का मतलब ये कि 90 से वापस 100 करना है तो कितना परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगी। तो सिंपल है, 90 से 100 करना है तो 10 रुपये का भाव बढ़ाना पड़ेगा। किससे? 90 से। तो 100 पे कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल, तो ये 10 दाम 100, 100 में 9 का भाग देंगे तो ये भी 11.11% ही आएगा। या फिर तीसरा तरीका, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, तीसरा तरीका ये है कि 10% से कम कर दिया, तो लिखो 10 और बटे में 100 से 10 घटा दो, कितना बचा? 90 गुना 100, तो ये 0 0, 100 में 9 का भाग देंगे तो अब भी 11.11। फिर भी ये तरीका मैं फॉलो करने का मना कर रहा हूँ, ठीक है। ए की आय 20 से 40% कम है, तो देखिए ये ए है, ये बी है। ए की आय जो है वो बी से 40 कम है, तो बी से 40 कम है ए की आय। तो बी की आय अगर मैं 100 मान लूँ तो ये इसकी 40 कम होगी, मतलब 60 होगी, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका, 40% कम है तो 40 लिखो और 100 में ये 40 घटा दो, बचेगा कितना? 60 गुना 100, तो 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 तिहाई होता है 33.33, तो 2 तिहाई होगा 66.66। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी ना तो काफ़ी जल्दी निकाल लेंगे। ये हो गया तरीके से आंसर दूसरा, जो अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड है, जो कि फॉलो नहीं करना है। फिर भी मैं हर क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि कहीं ये कंसेप्ट भूल जाओ तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ। अब ये बोल रहा है कि ए की आय जो है वो बी से 40% कम है, तो ये 100 थी तो ये 60 हो गई। अब ये बोल रहा है बी की आय ए से कितना ज़्यादा है, ये जो बी की आय है वो ए से कितनी ज़्यादा है, तो ये जो 100 है वो 60 से कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 60 से। 60 से, जिससे ज़्यादा हो वो नीचे, ठीक है। तो 100% कितना होगा? देखो यही वाली स्टेप बन गई ना यहाँ, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 तिहाई, 2/3 गुना 100, 2 तिहाई की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 2 तिहाई बराबर 66.66, याद कर लेना ये, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 66.66 आपका। चलिए एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, तो मान लो कोई वेतन उसका 100 था तो 20% की वृद्धि की गई तो 120 हो गया, ठीक है। और वो बोल रहा है उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए उसमें कितना कम करना पड़ेगा, तो वापस पहले जैसा करना है, मतलब वापस पहले जैसा लाना है 100, तो कितना कम करना पड़ेगा? तो अभी वेतन 120 हो चुका है ना, उसको 100 करने के लिए 20 कम करना पड़ेगा। और 20 कम करना पड़ेगा किससे? अब 120 से, क्योंकि अभी वेतन 120 है, तो 100% कितना होगा? 20 छंग 120, 20 से कम 20, 20 छंग 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी बताई आपको 16.66% होगी। याद कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लेना। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 रुपये चीनी का मूल्य था, जो कि 20% बढ़ के कितना हो गया? 120% हो गया। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहे तो उसे कितना % कम करना पड़ेगा खपत। देखो 100 से कोई चीज़ बढ़ के 120 हो गई, वो बोल रहा है कि खपत उतनी ही, मतलब जो चीज़ वो जितना वो खर्च कर रही है उतना ही वो खर्च करे, लेकिन मतलब क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी उतनी ही खर्च करे। तो भाव जो है वो 20% बढ़ चुका है, तो भाव पहले जैसा लाना है उसको, तो कितना कम करेगी वो? तो देखो 100 से कोई चीज़ 120 हो चुकी है, तो 120 से वापस 100 करना है तो 20 कम करना पड़ेगा, और 20 कम करना पड़ेगा 120 से, तो 100% कितना होगा? तो 20 छंग 120 और 1/6 है ना, तो ये भी कितना होगा? 16.66% होगा, ठीक है। चलिए चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर है, कर सकते हैं आप। और उसकी खपत में कितना % कमी की जाए कि उस पर कोई व्यय जो है वो वृद्धि ना हो। तो 100 की कोई चीज़ है वो 120 बढ़ चुकी है। देखो दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन वैल्यू से भी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 उसकी कुल आय थी और 1 क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो कोई चीज़ 5 रुपये से बढ़ के कितना हो गई? 6, और ये बोल रहा है कि वापस पहले जैसी करना है, तो 5 से वापस 6 से वापस 5 करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 1। किससे कम करना पड़ेगा? 6 से। तो 100% कितना? वही तो 1/6 बोल रहा हूँ बार बार, 16.66%। या फिर आप ऐसे कर लो, कोई चीज़ 100 रुपये की है वो 120 की हो गई, तो 120 से 100 करना है, कितने की कमी करना पड़ेगी? 20 की। किससे? 120 से।
तो 100% कितना होगा, 20 छंग 120, 1/6, ये 1/6 कितना आया 16.66, ये हो गया आपका आंसर। खाद्य तेल का दम नहीं है, दाम है ये, ठीक है। दाम 25% बढ़ गया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, है ना। दोनों तीनों तरीके हैं, 3 तरीके बताएं मैंने आपको। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और बढ़ गया है ना, तो 4 रुपये बढ़ करके 4 रुपये कितना बढ़ गए हैं, 1, तो 4 रुपये बढ़ के कितना हो गए हैं, 5, ठीक है। ये बोल रहा है कि मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितना % कमी करना पड़ेगी। तो कमी कितना पड़ेगी, देखो 4 से कोई चीज़ बढ़ के 5 हो गई तो वापस कमी वही करना है, तो 5 से कोई चीज़ की कमी करना है तो 5 से 4 करना है तो 1 रुपया कम करना पड़ेगा। और किस से 1 रुपया कम करना पड़ेगा, अभी भाव जो है वो 5 रुपये है, तो 100% कितना होगा, 5 से 100 कटेगा 20%, तो 20% होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज़्यादा है। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 30 ज़्यादा है, तो अगर बी का वेतन है 100 तो यह है 130, ठीक है। तो ए के संदर्भ में बी के वेतन की % कमी, ए के संदर्भ में बी के वेतन की % कमी, ये देखिए ये जो है वो इस ए से कितना कम है, ये पूछ रहा है कि ए के संदर्भ में मतलब ए से बी का वेतन कितना % कम है, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो ए से बी का वेतन कितना कम है, तो 30 कम है ए से 130 से, तो 100% कितना होगा, 0 से 0 कट गया। और हाँ 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी बताई है 7.69 होती है, ठीक है। तो 1/3 देखो ये 3 है ना, अगर 3 को हटा दूँ मैं और यहाँ पे 1 लिख दूँ, गुना 3 लिख दूँ तो 3 एकम 3 हो जाएगा ना, तो 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, इतनी 7.69, और उसमें 3 का गुणा कर दूंगा, तो 3 का गुणा करूंगा इसमें तो 3 तो 21.21 के लगभग कुछ आएगा ना, 3 × 18 21 या 22 के लगभग। तो जो भी ऑप्शन में आए उस हिसाब से हमें टिक कर देना है इसको, ठीक है। ये हम मेंटली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, अगर हमें कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो, ठीक है। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% ज़्यादा है, देखिए एक नीता है एक पपिया है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं ना। देखो नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25 ज़्यादा है, तो पपिया का वेतन मैंने मान लिया 100 और इसका वेतन 25 ज़्यादा है, तो कितना हो गया 125, ठीक है। तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, तो ये जो पपिया का वेतन है वो नीता से कितना कम है। तो देखिए नीता से ये कितना कम है, हमें दिख रहा है कि ये 100 है, ये 125 है, तो ये 25 कम है ना, तो 25 कम है, किससे कम है 25, ये जो पपिया का वेतन है वो नीता से कम है ना, तो नीता से कम है, तो नीता से तुलना की जा रही है तो 125 से कम है। ये जो 25 है वो किससे कम है, 125 से कम है, तो 25 कम है 125 से, तो 100 पे कितना होगा, तो 25 पंजे 125, 5 से कटेगा ये 20 बार, ये 20% हो गया आंसर आपका। या फिर दूसरा तरीका, 25% दिया है ना फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4 मतलब 4 से 1 ये ज़्यादा है, तो कोई चीज़ 4 थी जो कि बढ़ के कितनी हो गई, ये 5, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये नीता है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25 ज़्यादा है, तो पपिया का वेतन ये है और उससे ज़्यादा है नीता का वेतन, तो ये नीता ये हुई ना। अब ये नीता यहाँ मत रख देना वरना सब गुड़ गोबर बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि ज़्यादा किसका वेतन है वो ज़्यादा होगा, तो नीता का वेतन ज़्यादा है, ये नीता 5 हो गई, तो 5 से कोई चीज़ 4 करना है, ठीक है। 5 से कोई चीज़ 4 करना है मतलब 1 घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा किससे, 5 से, तो 100 पे कितना होगा, तो 5 से काट दो इसको, 5 दूना 10, 0, 20% आंसर, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं आप। चलिए किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई तो उसके उपयोग में कितना % कमी कम करें, तो बस सिंपल ही है, 60% बढ़ गई तो 60। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अल्ट्रा शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं ना, जब कंसेप्ट दिया हो तो जब एक नंबर सिंपल दिया हो तो हम उसी से करूँगा अब मैं जल्दी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना, जल्दी से समझ में आएगा। 60% बढ़ गई तो 60 लिख दो, और 60% बढ़ गई तो 100 में 60 जोड़ दो, 160/100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 × 6
2 8 16, 3/8 कितना होता है 37.5%। ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ है, मैंने लिखवाई है, याद नहीं है तो पेज पलटा के देख लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत कितना % कम करे। तो बस 25% लिखो, और 25% की क्या हुई है वृद्धि, तो 100 में जोड़ दो 25, कितना हो गया 125 गुना 100, तो 25 पंजे 125, 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो 20% उसकी खपत क्या करना पड़ेगी, कम। यदि ए की आय बी से 25% ज़्यादा है, देखिए ए है बी है, ए की आय बी से 25 ज़्यादा है, तो बी से 25 ज़्यादा है मतलब बी अगर 100 है तो ये कितनी हो गई 125, ठीक है। ये बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितना कम है, बी की जो आय है वो ए से कितना कम है, तो जो बी की आय है वो ए से 25 कम है, तो 25 कम है 125 से, ठीक है। तो 100% कितना होगा, 25 पंजे 125, 5 दूना 10 20, ये 20% होगा आपका आंसर। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, अब कहाँ अल्ट्रा शॉर्ट ट्रिक गलत हो जाएगी, देखो ये भी इस सवाल से कर सकते हो आप अल्ट्रा शॉर्टकट से, लेकिन अगर ये सवाल ऐसा होता कि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, लेकिन ये बोल रहा है, तो यहाँ पर ये बोल देता कि बी की आय को, ठीक है, ऐसा हो सकता है सवाल कि बी की आय को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि वह ए के बराबर हो जाए, तो फिर ये सवाल चेंज हो जाता थोड़ा, ठीक है। ये सवाल को करने का तरीका चेंज हो जाता फिर, ठीक है। फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते हम इसको, क्या बोल रहा है वो, किस तरीके से दिया है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड वो फॉलो नहीं हो पाती, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इस तरीके को आप फॉलो नहीं करें, आप इस तरीके से कंसेप्ट से जाएँ। जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको सारे क्वेश्चन बताते जाऊँगा। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाएगी, तो मान लो चीनी की कीमत 5 रुपये है, तो 5 में 25% की वृद्धि हो गई तो 6 हो गई। अच्छा 5 ही क्यों माना, क्योंकि मुझे सॉरी गलत बोल गया, 4 रुपये है ना, तो 4 से कोई चीज़ बढ़ के 5 हो गई। अब मैंने 4 ही क्यों माना, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, और 4 से ये 4 कटता है, 4 से 4 कटेगा कितनी बार, 1 बार, मतलब 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 5। या फिर आप कोई ज़रूरी नहीं है 4 या 5 माने, आप 100 मान ले कि चीनी की कीमत 100 रुपये थी, जो बढ़ के कितनी हो गई 25% ज़्यादा 125 हो गई, ठीक है। तो कितनी खपत कम करे कि चीनी का खर्च ना बढ़े, तो वही 125 से कितना कम करे कि 100 हो जाए, तो 25 कम करना पड़ेगा 125 से, तो 100% कितना होगा, तो ये भी 25 पंजे 125, 5 दूना 10, 20% होगा इसका आंसर आपका, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। अब ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज़्यादा है, ये शायद आई थिंक ये क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिपीटेड है ये, ठीक है, रिपीट हो चुका है, तो रिपीट है। एक वस्तु का एसपी, मैंने विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में लिखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। देखिए अब यहाँ पर जो है वो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्या फार्मूला था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाय 100, ठीक है। हर जगह प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये बोल रहा है 20% की कमी, तो मान लो पहली वस्तु ए है, दूसरी वस्तु है बी, और 20% अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कम कर दिया तो उसकी बिक्री जो है वो 80% बढ़ जाएगी। जब सेलिंग प्राइस कम होगी तो बिक्री डेफिनेटली बढ़ेगी, तो उससे कुल बिक्री कितनी प्रभावित हुई, बस ये चीज़ पूछी है उसने, मतलब ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछा है। तो सिंपल है 20% कम करने पर, तो देखो यहाँ पर 20% कम करने पर तो यहाँ प्लस का कोई काम नहीं है ना, यहाँ पे कम हो रहा है, तो माइनस के साथ 20, और दूसरा वाला 80% क्या हो रहा है वृद्धि, तो यहाँ पे प्लस का काम है, यहाँ माइनस का कोई काम नहीं है, तो दूसरा वाला परसेंट बढ़ रहा है इसलिए प्लस का। और फिर प्लस माइनस क्या लगाना है, तो जो भी लगाना हो आप हमेशा प्लस लगाएं, ठीक है। उसके बाद ए बी, मतलब इन दोनों फ्रैक्शन इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो 20 है और एक 80 है, तो 20 इकाई का है माइनस का गुना 80 इकाई का है प्लस का, बटे में कितना है 100, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 80 में से गया 20, बचा कितना 60, माइनस प्लस माइनस 8 दूना कितना होता है 16,
10 60 में से गया 10 तो बचा 50, 50 में से ये 6 गया तो बचा कितना 46, ठीक है। और प्लस का 46 आया है, मतलब 46% जो है वो उसकी वृद्धि हो जाएगी, मतलब बिक्री जो है वो सॉरी 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, मतलब 44%, ठीक है। तो 44% जो है वो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी, ये होगा आपका आंसर इसका। चलिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई, उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आय में कितनी वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आप इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए दो वही फार्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 जो दिया हो वो करते जाना है हमें, ठीक है। पहले 25% की वृद्धि तो दोनों प्लस में दिए, फिर दूसरा वाला परसेंट 12, देखो ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, दोनों को जोड़ना है पहले, फिर दोनों का गुणा करना है, तो 25 गुना 12/100, ठीक है। तो 5 और 2 हो गया 7, 2 और 1 हो गया 3, 37 प्लस 25 चौक 100, 4 तिया 12, ये 3 ये, तो 37 और 3 कितना हो गया 40, मतलब 40%। अगर देखो आंसर अगर प्लस में आया है ना तो 40% वृद्धि, और अगर आंसर माइनस में आया है तो 40% कमी, ठीक है। एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी, उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी। देखो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो कौन सा वाला, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि मान लो कोई संख्या, मान लो आप 100, उसको पहले 25% बढ़ा दो तो वो कितना हो गया 125, ठीक है। अब उसमें 25% की कमी कर दो तो 25% कितना होता है 1/4, लेकिन 1/4 आप करने जाओगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना सवाल ये, है ना। इसलिए इस तरीके को फॉलो मत करो, यहाँ पर इस तरीके को फॉलो करना है। देखो तरीके दोनों हैं, लेकिन हम में दिमाग होना चाहिए कि हम किस तरीके से जल्दी कर पाएंगे इसको, ठीक है। पहले नंबर है 25, दूसरा नंबर है 25, 25 और 25 हो गया, दोनों जोड़ दो, क्योंकि पहला भी 25 दूसरा भी 25, 25 और 25 दोनों 50, और यहाँ सॉरी यहाँ 25% की क्या है कमी है, तो गलत बोल गया देखो 25 की वृद्धि, फिर दूसरे में 25 की कमी, फिर प्लस लगाना है और दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 25 गुना 25 बटे में 100। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि नंबर ही नहीं लिखना है, इनके जो चिन्ह है वो भी लिखना है। पहला वाला प्लस का है तो प्लस का, दूसरा वाला जो 25 है वो माइनस का है, इसलिए ये माइनस का, ठीक है। तो 25 चौक 100, और प्लस के 25 से माइनस का 25 कर कैंसिल आउट, तो 25/4, 25/4 होता है हमेशा 6 सही 1/4%। ये भी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये याद रखना है आपको, या फिर आप कह सकते हैं 6.25, ठीक है। 1/4 का वही होता है ना 25, 1/4 25, तो 6.25 भी इसको हम लिखते हैं, ओके, क्योंकि ये जो है वो 1/16 की ही फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि 25/4 कितना होता है, देखो 25/4% कितना होता है, तो परसेंट है तो बटे में 100 लगा दो, तो 25 चौक 100, 4 चौक कितना हो गया 16, मतलब 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू तो है ये, ठीक है। तो आंसर होगा इसका 6 सही 1/4 या 6.25%। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो एक चीज़ समझना, वो खरीदते समय भी व्यापारी 10% का घोटाला कर रहा है और बेचते समय भी 10% का घोटाला। तो ये घोटाला का मतलब क्या हुआ, उसका फ़ायदा, मतलब व्यापारी का फ़ायदा ही हुआ ना। तो दो नंबर हैं यहाँ पे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 में दोनों बार वो 10% का फ़ायदा ले रहा है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100, है ना। तो 10 धाम 100 से 100 कटेगा एक बार, तो 10 और 10 20 और 1 21, ये 21% का फ़ायदा, ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए, ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया फिर 10% घटाया, तो देखिए मान लो उसका वेतन 100 रुपये था, पहले 10% बढ़ाया, कितना हो गया 110 रुपये, 100 से बढ़ाया तो 110, ठीक है। अभी बोल रहा है फिर 10% घटाया, तो वापस 10 घटा करके 100 मत लिख देना, ठीक है। अब यहाँ 110 हो चुका है, अब 110 का 10% निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, एक जीरो छुपा दो, तो 110 का 10% कितना हो गया 11, तो 110 में से 11 गया तो कितना बचा 99। ये बात समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 10% बढ़ाना था, यहाँ पे 100 पे कोई भी चीज़ बढ़ सकती है, 100 पे कोई भी चीज़ घट सकती है। मैं बोलूँगा 100 में से 30% घटाओ तो 70 ही बचेगा, क्योंकि 100 में से 30 वैसे भी घटाओगे तो 70 ही बचेगा, या फिर 100 का 30% निकाल के घटाओ तो भी 70 ही आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि 110 का 30% निकाल के घटाओ तो नंबर और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो
तो ये बोल रहा है कि वेतन में परिवर्तन कितना हुआ। तो पहले कोई वेतन 100 रुपये था, अब 99 हो गया है, मतलब 1% क्या हो गया, कमी हो गई, है ना। एक तो ये तरीका, या फिर दूसरा तरीका, जब भी दो वैल्यू दे दे परसेंटेज की, तो आपको परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, एक बढ़ रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है, और ये घट रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के फार्मूले से सोल्व करना है। फार्मूला ये कहता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। पहला बढ़ रहा है 10%, दूसरा घट रहा है 10%, फिर प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई 10 गुना 10, लेकिन एक माइनस का है इसलिए माइनस लगा दिया, बटे में कितना है 100, प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1%, मतलब 1% की क्या आ गई, कमी, ठीक है। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। देखो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं आप, एक संख्या का 20% निकालो आप, ठीक है, लेकिन आप हालांकि ऐसे करें आप इसको, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो आप एक काम करो, मान लो कोई संख्या 100 थी, ठीक है, उसको 20% कम किया तो कितनी हो गई, वो 80, है ना। 20% कम करने के बाद, क्योंकि 100 से कोई चीज़ कम हो सकती है 20, अगर 100 से 20 कम करूँगा तो डेफिनेटली 80 बचेगा। फिर बोल रहा है कि कम हुई संख्या को फिर से 20% बढ़ा दिया, तो वापस भी जब 20% बढ़ाओगे तो ये 100 नहीं हो जाएगी, अब ये ध्यान रखना है। 80 का 20% निकालोगे तो कितना होगा, 8 दूना 16, देखो ये 8 दूना 16, या फिर ऐसे देखो कि 80 का 20%, 1/5 होता था ना यार, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी, 1/5, और 5 का भाग देंगे तो 16 बचेगा वैसे ही। तो 80 का 20%, ये जीरो से ये जीरो से ये, तो 8 दूना कितना 16 बचा, ठीक है। तो 16 जोड़ दो, तो 80 में 16 जोड़ोगे तो 96 होगा, मतलब कोई वेतन पहले 100 रुपये था, अब 96 हो चुका है, कितने की कमी आ गई, 4% की कमी आ गई, ठीक है। और वो बोल रहा है कि परिणामी संख्या, मतलब ये जो परिणाम आया हमारा रिजल्ट आया, वो परिणामी संख्या मूल संख्या, मतलब जो कि 100 है उससे कितना कम है, 20 है, वो बोल रहा है 20 कम है, और हमारे हिसाब से कितना आया कम, 4%। तो 4% हो गया 20 की वैल्यू, तो 1% होगा 5 की वैल्यू 4% है 20 की वैल्यू, तो 1% होगा 5 की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, 500 की वैल्यू। ये हो गया आपका आंसर इसका। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसको परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज के फार्मूले से करेंगे। किस तरीके से, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, पहले 20% की कमी हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, फिर प्लस 20% की कमी, 20% की वृद्धि, बटे में 100। 20% से 20% कट गया, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो, 2 दूना कितना बचा 4, प्लस माइनस माइनस, ये 4% की कमी आई हमारे हिसाब से, वो बोल रहा है कि 20% की कमी हुई, तो 20 हो गया उसकी वैल्यू, हमारी हो गई 4 वैल्यू, 100 कितना होगा, 4 पंजे 20, 5 में 100 का मल्टीप्लाई 100% होगा। दोनों तरीके बेस्ट हैं, आपको जो समझ में आए कर सकते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया फिर 20% घटाया, अंततः संख्या क्या होगी, इसके भी दो तरीके हैं। a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 फार्मूले से करेंगे, तो पहले किसी संख्या को 20% बढ़ाया फिर 20% घटाया, तो परसेंटेज क्या चेंज क्या हुआ, 20 गुना माइनस 20 बटे 100, ठीक है। इससे ये कट गया, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 2 दूना 4, और प्लस माइनस माइनस, 4% की कमी आएगी उसमें, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसमें पहले 20% की वृद्धि हुई, तो वो कितनी हो गई 120 रुपये की, फिर उसमें से 20% घटा दिया, तो अब देखो पहले तो 20% जोड़ा हमने, अब 20% घटाएंगे, तो 120 का 20%, 10% कितना होगा 12, तो 20% होगा 24, तो 120 में से 24 घटाएंगे तो 96 बचेगा। मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब वो 96 की हो गई, कितना परसेंट की कमी आई, 4% की। दोनों तरीके ठीक हैं, आपको जो समझ में आए। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी कर दी, तदुपरांत उस कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया। देखो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है, तो सिंपल है, इसको भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे इसको आप, वही a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के फार्मूले से करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझना, ये बोल रहा है कि पहले 25% कम किया फिर 25% बढ़ा दिया, तो प्लस
25% कमी गुना 25% वृद्धि बटे 100। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो गया। 25 में 25 का मल्टीप्लाई होता है 625, और वो भी प्लस माइनस माइनस का, बटे में कितना है 100। तो बस 100 हटाओ और दो नंबर के बाद दशमलव लगा दो, तो ये कितना हो गया 6.25।